प्राचीन भारत के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी यह रही है कि इसे उन विदेशी इतिहासकारों ने काल की गर्त से बाहर निकाला जिन्हें भारत और इसकी संस्कृति की भीतरी जानकारी लगभग शून्य थी। जब उन्होंने सिंध साम्राज्य की मोहरें तथा मौर्यकालीन शिलालेख ढूंढ निकाले तो उनको पढ़ने वाला कोई भी विद्वान नहीं मिला। उन्हें मिले तो पोंगा पंडित मिले, जिन्होंने अपनी अज्ञानता के कारण सिंध साम्राज्य की मोहरों पर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे बुद्ध को शंकर बतला दिया। या फिर उन्हें सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे पक्षपाती लेखक मिले, जिन्होंने बुद्ध जैसे वैदिक धर्म विरोधी क्रांतिकारी को भी हिंदू बताने में शर्म महसूस नहीं की। ऐसा ही कुछ भारत की प्राचीन राजधानी के नाम के साथ हुआ। उन्होंने बुद्ध पालित नगरी पालीपुत्र को पाटलिपुत्र बना दिया। भगवान बुद्ध के जीवन काल में तत्कालीन सम्राट अजातशत्रु ने 5वीं सदी ईसा पूर्व में इस नगर की स्थापना की थी। अपने राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने गंगा दरिया के किनारे पहले पहल एक किला बनवाया। उन्हें यह जगह इतनी अच्छी लगी कि बाद में उन्होंने राजगीर को छोड़ा और अपनी राजधानी यहाँ बसा ली। जैसे हर शहर का नामकरण उस शहर से जुड़ी विशेषताओं या मान्यताओं पर आधारित होता है, वैसे ही इस शहर का नामकरण किया गया। नगर का नाम रखा गया पालीगाम। पाली अर्थात पालित का अर्थ है रक्षा, गाम का अर्थ है गांव, यानी कि रक्षित गांव या फिर रक्षा हेतु बनवाया गया गांव। यह गांव राज्य की रक्षा करने की दृष्टि से बनवाया गया था, अतः इसका नाम पालीगाम रखा गया। अपने महापरिनिर्वाण से कुछ ही समय पहले भगवान बुद्ध का यहाँ आगमन हुआ। इस नगर की स्थिति देखकर वह बोले, आनंद, यह नगर सदा आबाद रहेगा। इसे मात्र 3 कारणों से खतरा हो सकता है, पानी, आग और आपसी कलह। पानी से इसलिए खतरा था क्योंकि यह नगर दरिया के किनारे बसाया गया था। गंगा दरिया में बाढ़ आने से इस नगर को बाढ़ के पानी से खतरा हो सकता था। आग से इसलिए खतरा था क्योंकि इस नगर के अधिकतर घर लकड़ी के बने हुए थे। यहाँ तक कि नगर के चारों ओर का परकोटा भी लकड़ी का बना हुआ था। राजा के महल का बड़ा भाग भी लकड़ी का बना हुआ था। आपसी कलह बड़े से बड़े साम्राज्य को नष्ट कर देती है। जब अजातशत्रु ने वैशाली नगर पर हमला किया और मुंह की खाई तो वह भगवान बुद्ध के पास गए और उनसे पूछा कि अत्यधिक सेना होने के बावजूद वह वैशाली को क्यों नहीं हरा पाए। तथागत बुद्ध ने उस समय जो गाथा कही वह आज घर घर में बोली जाती है। संपत में ही बरकत है, यानी कि आपसी सहमति से निर्णय करना, बड़ों का आदर करना और छोटों से दुलार करना, ये वो गुण हैं जिसके आगे हर आक्रमणकारी हार जाता है। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने पालीग्राम के निवासियों को अभय दान दिया कि उनके नगर को कोई बाहर आक्रमणकारी छू भी नहीं पाएगा। इसलिए लोग इसे बुद्ध द्वारा पालित गांव अर्थात पालीपुत्र या फिर पाली बुद्धगाम कहने लगे। मैगस्थनीज ने बुद्ध के लिए बुत्ता यानी कि बुद्ध शब्द का प्रयोग किया तथा इस नगर के लिए पालीबोत्ता शब्द का प्रयोग किया है। अतः पालीबोत्ता का अनुवाद पाली बुद्ध करना भी तर्क संगत है। एक अति महत्वपूर्ण तथ्य एरियन अपनी इंडिका में बताते हैं कि सम्राट अशोक ने अपने धौली वाले शिलालेख में पालीबुत्र नगर को धर्म की राजधानी लिखवाया है। ये सभी तथ्य इस बात के प्रमाण हैं भारत की इस प्राचीन राजधानी के नामकरण का भगवान बुद्ध से सीधा और अटूट संबंध रहा है। इस नगर की स्थापना के लगभग 200 साल बाद मैगस्थनीज इस नगर में आए। वह उस देश से आए थे जिसके अधीन ब्राह्मणों का आर्यावर्त आता था, अतः संस्कृत बोलने वाले ब्राह्मण उनके संपर्क में रहे थे। संस्कृत और पाली यानी कि मागधी भाषा के अनेक अंतरों में से एक अंतर यह भी है कि पाली भाषा में श और र लगभग नदारद है। इस भाषा में श्रमण तथा समण तथा शूद्र को सूद कहा जाता है। इसी तरह संस्कृत में लगभग हर शब्द के अंत में म लगा दिया जाता है। अतः मैगस्थनीज ने संस्कृत के प्रभाव में इस नगर को अपनी भाषा में पालिमबुत और पालिमबुतर कहा है। मैगस्थनीज के समय पालीपुत्र अपने चरम की ओर अग्रसर था।
अगले 100 सालों में यह नगर दुनिया का सबसे समृद्ध नगर बन गया। समय के साथ साथ भगवान बुद्ध का कथन भी सत्य हुआ। नगर की स्थापना के लगभग 300 साल बाद यानी कि 184 ईसा पूर्व में सम्राट के सिपेह सलार एक यवनी ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग ने नगर की संपत्ति नष्ट कर डाली। उसके बाद यह नगर पतन की गहराइयों में डूबता चला गया। 19वीं शताब्दी में विदेशी इतिहासकारों ने जब इस नगर को पुनः खोज निकाला तो उन्हें इसका नाम पाटलीग्राम बताया गया, जो कि पालीगाम का संस्कृतकरण बल्कि दूतीकरण था। जब यह विदेशी विद्वान शुरू में भारत आए तो उन्हें संस्कृत में लिखे महाभारत, रामायण, पुराण आदि ग्रंथ मिले। अतः उन्हें लगा कि आदिकाल से ही संस्कृत भारतीय जनमानस की आम बोलचाल की भाषा रही है। यह विद्वान भी यह स्वीकार कर चुके थे कि प्राचीन भारत में संस्कृत ही राजभाषा और कामकाजी भाषा थी। जैसे मुगलों के समय पारसी, उर्दू और अंग्रेजों के समय में इंग्लिश राजभाषा तथा कामकाजी भाषा थी, वैसे ही उनको भ्रम हुआ कि संस्कृत नाग, नंद, मौर्य, शक तथा गुप्त राजाओं के समय राजभाषा तथा कामकाजी भाषा थी। इसलिए मैगस्थनीज तथा उनके समकालीन लेखकों द्वारा भारत की राजधानी का नाम पालीबोत्ता, पालीबोत्रा, पालीभाता अर्थात पालीबुत, पालीपुत्र, पालीभात आदि को वर्तमान विदेशी लेखकों ने पाटलिपुत्र मान लिया। इस नगर का नाम परिवर्तन पालीबुत से पाटलिपुत्र कैसे और क्यों हुआ, ये शायद कोई नहीं जानता। हमें नहीं लगता कि भारत के अंधकार में इतिहास की इस शर्मनाक घटना की असलियत निकट भविष्य में सामने आ पाएगी। जनमानस द्वारा नामों का सदा सरलीकरण किया जाता है ताकि उन्हें उच्चारण में सुविधा हो। उच्चारण के तौर पर हमारे शहर को गुरु गोविंद सिंह ने लगभग 300 साल पहले बसाया था। नाम रखा था मुक्तिसर। समय के साथ साथ लोग इसका सरलीकरण करते गए। मुक्तिसर से यह मुक्तसर बना। अब यह बोलने में सिर्फ मुक्तसर बोला जाता है। हो सकता है आने वाले समय में यह सिर्फ मुकर या मुसर ही रह जाए। हर नगर के नाम के साथ जनमानस ऐसा ही करता है। पालीपुत्र से पाटलिपुत्र नामकरण होना अपने आप में एक अपवाद है। अतः पालीबुद्ध को पाटलिपुत्र में बदलने का काम जनमानस ने नहीं किया, बल्कि यह किसी सोचे समझे दूती यानी कि साजिश का परिणाम है। पता नहीं क्यों अन्य लेखकों को इस नाम परिवर्तन से साजिश, दगाबाजी की बू क्यों नहीं आती। उन इतिहासकारों को इस नाम परिवर्तन के पीछे घटनाएं क्यों नहीं नजर आती। कहीं कुछ गड़बड़ घोटाला तो नहीं है। लासन महोदय के अनुसार भारतीय राजधानी की संस्कृत पाली भाषी नाम पावन सिद्धांत के मुखिया की ओर इशारा करता है। यह नाम बुद्ध के अतिरिक्त और कोई अन्य नहीं हो सकता। जैसे पुराणों में उल जलूल किस्से बनाए गए हैं, वैसे ही इस नगर के संबंध में भी किसी पाटली नामक औरत का किस्सा गढ़ा गया कि उसके पुत्र के नाम पर इस नगर का नाम पाटलिपुत्र रखा गया। अब वह पाटली कौन थी, उसके माँ बाप कौन थे, किसी को कुछ नहीं पता। ऐसे ही उसके पति की कोई जानकारी नहीं है। बस उसके एक पुत्र हो गया जिसका भी कोई नाम नहीं है, और उस पाटली के पुत्र के नाम पर शहर पड़ गया पाटलिपुत्र। सचमुच दुख होता है जब शनबैग जैसे लेखक भी इस किस्से को बिना टिप्पणी के अपनी पुस्तक में छाप देते हैं। उनका यह पावन कर्तव्य बनता था कि वह इस पाटली नामक औरत के किस्से के सच झूठ का पता लगाते और उसी के अनुसार टिप्पणी करते। अब जब से शहर का नाम पटना बन गया तो नया एक किस्सा गढ़ लिया गया कि कोई पटन नाम की औरत हुई थी, उसके नाम पर यह नगर बसाया गया था। इसके नाम पर शहर में एक बड़ी पाटन देवी का मंदिर है तो एक छोटी पाटन देवी का मंदिर है। ये देवियां कब, कहाँ और कैसे पैदा हुई कोई नहीं जानता। बस हम इतना ही जानते हैं कि हमारे भारत का असली इतिहास इन बेतुकी कहानियों के नीचे दफन है। यह तथ्य हमें बार बार ब्राह्मणिक लेखकों के बापों के बाप पितामह का कथन याद दिलवाता है कि ताकतवर आदमी जिस चीज को धर्म यानी कि सच्चाई बताता है, सभी उसे मान लेते हैं, चाहे वह कितना झूठा ही क्यों ना हो। और कमजोर की सच्ची बात भी उस झूठ के नीचे दफन हो जाती है, चाहे वह कितनी भी सही क्यों ना हो। भीष्म की बात को सही सिद्ध करता हुआ आज का पटना शहर है। आज हारे हुए बौद्धों के भगवान का
बुद्ध पालित नगर पाली बुद्ध यानी कि पालीपुत्र ताकतवर दूतियों के नामकृत नगर पाटलिपुत्र और पटना के नीचे दफन है। बहुत दुख होता है इन सब चीज़ों को देखकर कि लोग बिना इतिहास जाने, बिना उसकी जांच परख किए सत्य मान लेते हैं उन सब बातों को जिसके बारे में उन्होंने ना कभी सुना हो, ना कभी सोचा हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको पाटलिपुत्र की ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी। वीडियो के बारे में भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक किसी तरह की वीडियो के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।